डायमेंशनल एनालिसिस को कंटिन्यू कर रहे हैं हम आज, और हमने इसके लेक्चर्स 2 अभी तक पढ़े हैं। स्टार्ट में हमने देखा था कि डायमेंशंस फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमारे पास 7 है उनके क्या थे, फिर उनका हेल्प लेके हमने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकाले थे, और उसके बाद हमें जो भी फॉर्मूला दी गई होती थी हम उसकी भी डायमेंशंस निकाल पा रहे थे। हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। बार बार इसलिए बताता हूं क्योंकि आपको ये याद रखने हैं, याद होनी चाहिए आपको। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इनके डायमेंशंस क्या दिए गए हैं वो आपको आते होंगे। और उसके बाद हमने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के भी डायमेंशन निकाले थे उन्हीं का हेल्प लेते हुए। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा, यानी कि लेफ्ट साइड की जो डायमेंशंस है वो राइट साइड के बराबर होंगे, तब जाके आप एक इक्वेशन को बता सकते हो कि ट्रू इक्वेशन है कि गलत इक्वेशन है। मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स उस पर दिखाए थे। तो हमने एक लिमिटेशन देखा था कि कांस्टेंट के बारे में डायमेंशन एनालिसिस हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता था, जिसकी वजह से हम जो फिजिकल अपीयरेंस से एक फॉर्मूला किया है वो हम चेक नहीं कर पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशन एनालिसिस, नया टॉपिक आज का, जो कि एक टूल है टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द टू फिजिकल क्वांटिटीज। रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज के लिए टूल है कौन, डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला, जो कि हमें बनता है एक टूल टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कौन सी रिलेशन है वो हमें कौन देता है, डायमेंशनल एनालिसिस। और इसको समझाने के लिए अच्छे से मैंने यहां पे एक सवाल ऑलरेडी लिख के रखा है। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एज कैलकुलेटेड बाय द साइंटिस्ट वाज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या मतलब हुआ, और हमें सवाल दिया गया है कि फाइंड रिलेशन, यानी कि टाइम पीरियड किसका, टाइम पीरियड एक सिंपल पेंडुलम का, वो हमें दिया गया है। एक साइंटिस्ट ने इसको कैलकुलेट किया था और उसको आया था कि ये डिपेंड करता है किस पे, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे, किस पे, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे। और उसने क्या बोला कि ये डिपेंड किस पे करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। यानी कि मैं यहां पे लिखूं फिलहाल लेंथ और इसके बाद मैं लिखूं ग्रेविटी। इसको मैं ऊपर पावर ए दे दूंगा, इसको मैं बी पावर दे दूंगा। तो वो मुझे रिलेशन निकालने के लिए मुझे पावर्स की जरूरत पड़ती है। ध्यान दो फिर से मैंने क्या बोला कि एक साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया था कि जो टाइम पीरियड है वो एक सिंपल पेंडुलम का डिपेंड करता है लेंथ के पे, किस पे, इसीलिए मैंने यहां पे प्रोपोर्शनलिटी रखी कि ये डिपेंड करता है लेंथ पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे ये डिपेंड करता है। तो हमें पता है कि अगर मैं टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा वो टी ही होता है, टाइम पीरियड की डायमेंशन टी ही होती है, और इक्वल टू लिखूंगा, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट यहां पे लिखूंगा, क्योंकि मैं अगर कांस्टेंट लिखूंगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, और लेंथ के डायमेंशंस हमें एल के बराबर ही आते हैं, और ऊपर मुझे पावर है ए के बराबर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन की डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास थी एल टी माइनस 1। याद है बेटा हमने कैसे निकाला था इसको, ये वेलोसिटी अपॉन टाइम के बराबर, सॉरी L1t-2 के बराबर होती है एक्सेलरेशन। तो हमने इसको उस टाइम पे वेलोसिटी अपॉन टाइम लेके हमने इसको निकाला था, और इसका पावर मुझे क्या है, b है। अब मैं क्या देखूं कि t जो है, इस t का मुझे पावर एक ही है, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि जो m है उसका पावर 0 है, l का भी पावर 0 है, t का पावर 1 है। ऐसे भी लिख सकता हूं ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि c का पावर जब 0 हो वो 1 के बराबर होता है। मैं यहां पे इसलिए मैंने ये लिखे सो दैट आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए। मैं लिखूं है बराबर k, और l का पावर मुझे a है, मैंने इसको a यहां पे पावर दिया, और इसका b दोनों को है, l का पहले मिलेगा b और फिर t को मिलेगा -2b की फॉर्मूला। समझ आई बात, मैंने क्या किया कि मैंने पावर सब डायरेक्टली दे दिए इन क्वांटिटीज को। मैं लिखूं यहां पे कि मैं फिर से लिखूंगा m0 l0 t1 लिखा ना मैंने बेटा, और मैं जब इसको आगे लेके जाऊंगा ये बनेगा k, और l ये a है और यहाँ पे b है, तो ये बनेगा a प्लस b। when bases are same powers are added in multiplication, आपको पता होगी, और t का मुझे आया ऊपर फिर से -2b के बराबर आया बेटा समझ। अब मैं क्या लिखूंगा, अब आपको वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन ढूंढनी है। आपको तो आता होगा क्योंकि 10th क्लास में आपको एक चैप्टर ही आता है वेरिएबल्स की रिलेशन ढूंढना। मुझे बोलो कि यहां से मुझे कहीं पे m नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मैं इस m को यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूं। क्या l कहीं पे नजर आ रहा है, आ रहा है, हाँ, तो इसके पावर्स यहां से क्या है a प्लस b, लेकिन यहां से क्या है 0। मैं लिख सकता हूं मुझे 0 है मुझे बराबर
ए प्लस बी के बराबर। ये बनी मुझे इक्वेशन फर्स्ट बनी ना बेटा। अब दूसरी इक्वेशन क्या है कि टी का यहां से मुझे पावर क्या है, टी का पावर मुझे 1 है, मैं लिखूं 1 है मुझे बराबर, यहां से टी का वैल्यू क्या है -2b के बराबर। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड लिखूंगा। मैं लिख सकता हूं b है मुझे बराबर -1/2 के बराबर। जब मुझे b -1/2 के बराबर निकला और a किसके बराबर आएगा, मैं अगर लिखूंगा 0 इज इक्वल टू a प्लस -1/2, क्योंकि मैंने इसको उस वाली फॉर्मूला में पुट किया, तो जो ही आप a का वैल्यू निकालोगे वो आएगा आपको किसके बराबर 1/2 के बराबर। समझ आई बात मैंने किस तरीके से निकाला बेटा इसको, कि मैंने लिखा पहले टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेंथ को मैंने a पावर दिया, ग्रेविटी को मैंने b पावर दिया, और जो ही मैंने टाइम के डायमेंशन देखे थे वो मुझे आया था t के ही बराबर। l का l ही आ रहा है और एक्सेलरेशन की आ रही है lt-2, ये इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला है। फिर मैंने इसको इस तरीके से भी लिखा सो दैट आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड एक्सप्लेन हो जाए कि हमने किया क्या यहाँ पे, इक्वल टू k टाइम्स एल ए एल बी टी -2b। समझ आया बेटा हमने क्या किया। उसके बाद मैंने क्या देखा कि m मुझे वहां से नहीं था, इसका पावर 0 था, मुझे लेने की जरूरत नहीं थी। अब मुझे क्या देखने को मिला कि ये जो t है कौन है, ये जो t है ये मुझे आया बराबर कांस्टेंट ही, तो वहीं पे है। l का पावर मुझे क्या मिला, a का पावर मुझे क्या आया 1/2 आया बेटा, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1/2, और एक्सेलरेशन का पावर क्या आया g, यानी कि उसका पावर मुझे क्या आया -1/2। समझ आई बात मैंने क्या किया कि पावर्स ही तो मैं निकाल रहा हूँ, वेरिएबल्स ही तो निकाल रहा हूँ, वो मुझे इसके बराबर बना। तो मैं लिख सकता हूँ इसको k, और इसको अंडर रूट दे दूंगा l, और इसको भी अंडर रूट दे दूंगा जी। समझ आ रही है बात। और लेकिन इसको नेगेटिव जी वाला अंडर रूट है मुझे, तो जो ही मैंने इसको क्या किया, ये वाला स्टेप मत करो बेटा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं t इज इक्वल टू k टाइम्स l और डिवाइडेड बाई जी, और दोनों को ऊपर से यहाँ पे रूट दे दूंगा, क्योंकि 1/2 इसके साथ भी है, 1/2 इसके साथ भी है, लेकिन इसके साथ नेगेटिव वाला है, और नेगेटिव वाले को जब मैं नीचे लेके आऊंगा ये पॉजिटिव बनेगा। तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला ये आई, जो हमने परसों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे चेक किया था कि ये करेक्ट फॉर्मूला है किसकी है। और ये जो कांस्टेंट है ये वहां पे आता है बराबर 2π अंडर रूट ऑफ l अपॉन जी। समझ आई बात बेटा मैंने क्या किया, मैंने एक रिलेशन को लिखा पहले, उसके बाद जिसके बराबर ये दे रहा था उनको मैंने पावर्स दिया, इसको a दिया, इसको b दिया, इसको भी a दिया, इसको b दिया, फिर उसके बाद इनकी डायमेंशनल फार्मूला लिखी, उनके बाद पावर्स को इसके साथ कंपेयर करके मुझे ये रिलेशन मिली, और मैंने पावर्स को वापस अपना वैल्यू जब दिया तो मुझे l का कौन सा आया 1/2, और g का कौन सा आया, b का तो मुझे आ रहा था -1/2। और जब मैंने इसको देखा कि ये वाली रिलेशन बनी मुझे, तो यही है फंडा, यही है फिजिकल डायमेंशन एनालिसिस एज अ टूल टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। तो टाइम पीरियड और इसकी रिलेशन तो मुझे नहीं पता थी, मुझे तो बस इसने इतना दिया था, और मैं इसको फॉर्मूला में भी कन्वर्ट कर पाया, जो कौन सी है, जो करेक्ट फॉर्मूला है मैंने उसको उसमें कन्वर्ट कर पाया। ठीक है, तो आप बेटा लिखो, ये दूसरा सवाल करेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल जो बेटा हमें दिया गया है वो है डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस वाज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द सबस्टेंस एंड द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय इट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। सेकंड क्वेश्चन मैंने यही पे लिखा। अब मैं इनके बीच में रिलेशन देखना चाहता हूं कि डेंसिटी है डायरेक्टली मुझे प्रोपोर्शनल टू किसके किसके प्रोपोर्शनलिटी में मुझे बता रहा है मास, और जो इसने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया उसके साथ। अब मुझे क्या इसको निकालनी है, रिलेशन निकाल के देना है बेटा। डेंसिटी होता है बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। आप सबको पता है मास के डायमेंशंस m है, l के v के डायमेंशंस L3 है, लेकिन ये नीचे है, जब ये ऊपर आ जाएंगे तो ये इस तरीके से भी बनेगा। मैं इसको लिखूं m1 l-3 t 0 के बराबर लिख सकता हूं, और मैं लिखूंगा इज इक्वल टू k टाइम्स प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट लाया, मास के डायमेंशंस तो me के बराबर होते हैं, ऊपर से मैंने a रखा, और l के डायमेंशंस L3 होते हैं, ऊपर मैंने b रखा, इसको यहाँ पे a रखा था मैंने, यहाँ पे b रखा मैंने। समझ आ रही है बात। अब क्या हुआ कि मुझे यहाँ पे m का वैल्यू क्या आ रहा है 1 के बराबर आ रहा है, तो वहां से m का वैल्यू किसके बराबर है a है, तो a का वैल्यू मुझे डायरेक्टली मिला किसके बराबर 1 के बराबर। अब मुझे जो ये वाली है L का मुझे क्या वैल्यू है, यहां से L का है -3, और वहां से क्या है इक्वल टू 3b है ना, तो b का वैल्यू मुझे क्या आएगा -1 के बराबर आएगा बेटा। और जो ही मैं इन पावर्स को अपना अपना वैल्यू दूंगा तो मुझे डेंसिटी बनता है बराबर, डेंसिटी किसके बराबर k टाइम्स मास का मुझे पावर 1 आया,
और किसका आया, वॉल्यूम का आया मुझे -1। तो मैं बता सकता हूँ डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर। समझ आ रही है बात? तो मैंने इससे रिलेशन भी निकाल ली कि सच में यही रिलेशन होती है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर। क्या ऐसा ही है? ये और एक फॉर्मूला है इसकी, ठीक है, ये और एक सवाल है इसका, ठीक है बेटा। हम और एक सवाल ट्राई करेंगे, ये मिटा के हम और एक सवाल देखेंगे, ठीक है बेटा। एक सवाल हमने लिखा कि if area, velocity and density are taken to be the base quantities, then find the dependency of force on these quantities। यानी कि ये क्वांटिटीज किस हिसाब से डिपेंड कर रहे होंगे फोर्स पे, हमें रिलेशन निकाल के दे दो। हमने बोला कोई मसला नहीं, फोर्स को डायरेक्टली लिखा किसके बराबर, एक तो हमें एरिया ए के बराबर है और वेलोसिटी वी के बराबर है और डेंसिटी रो के बराबर है। समझ आ रही है बात? इसको ऊपर से पावर ए दिया, इसको बी दिया और इसको क्या दिया, सी। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फोर्स हमें पता है m1 L1T -2 के बराबर और आएगा बराबर k टाइम्स, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हटाई कांस्टेंट आया, एरिया की जो डायमेंशन है वो है L स्क्वायर और इसका ऊपर से हमें पावर a है और इसका वेलोसिटी का क्या है L1T -1, ऊपर से मुझे पावर b के बराबर है और डेंसिटी के किसके बराबर है m1 L -3 के बराबर और ऊपर मुझे पावर क्या है, c है, ठीक है बेटा। अब मैं इसको फिलहाल ऐसे ही लिखूंगा m1 L1T -2 के बराबर बेटा, और जो ही मैंने इसको यहां लाया ये बना मुझे बराबर L2A के बराबर और ये बना मुझे LBT -B के बराबर और ये बना मुझे बेटा MCL -3C के बराबर। समझ आ रही है बात? अब मैं क्या करूंगा, मैं इन क्वांटिटीज को पहले ऐड करूंगा, जो कौन से, जो सिमिलर वाले क्वांटिटीज है, वो बनेगा मुझे बेटा किसके बराबर, के L का तो मुझे है 2A पहले, उसके बाद मैंने इसको ऐड किया B के साथ, ये वाला b के साथ, और मैंने इसको फिर ऐड किया था -3c के साथ, क्योंकि ये जो l के सारे पावर्स तो है मैंने उनको एडिशन में लाया और उसके बाद मुझे अंदर बचा mc और क्या बचा मुझे बेटा, अंदर बचा मुझे t रेज़ड पावर -b। ठीक है, तो मैं देखूंगा अब इनकी रिलेशन क्या है। मैं पहले यहाँ पे मुझे m का पावर क्या है, m का पावर मुझे 1 है और वहां से मुझे m का पावर क्या है, c, तो मुझे c का वैल्यू किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। अब मैंने क्या देखा, -b मुझे किसके बराबर है, यहाँ पे b, सॉरी यहाँ पे -b t के ऊपर है और यहाँ पे t के ऊपर -2 पावर है। हाँ बेटा, यहाँ पे -2 इसके बराबर है, तो मैं लिखूं b है मुझे बराबर 2 के बराबर, तो मुझे b का वैल्यू भी क्या आया, 2 के बराबर। अब मैं लिखूंगा l यहाँ से 1 है और वहां से है 2a प्लस b -3c के बराबर। अब मैंने क्या किया, 1 ऐसे ही लिखा, 2a तो b ऐसे ही लिखा, b का वैल्यू 2 दिया, -3 का वैल्यू, c का वैल्यू 1 दिया, तो ये मुझे बना 1 = 2a और ये बना मुझे -1 के बराबर बेटा। अब जब ये वहां जाएगा ये बनेगा 2a = 2 के बराबर, a का पावर आया मुझे बेटा बराबर 1 के बराबर। अब मैंने जब a को 1 दिया, b को 2 दिया और c को 1 दिया, तो मुझे इस तरीके से इसका आंसर आएगा, ये आएगा फोर्स = k टाइम्स वेलोसिटी, एरिया का आया मुझे 1 के बराबर और वेलोसिटी का आया मुझे बेटा 2 के बराबर और किसका आया, और मुझे डेंसिटी का आया बराबर 1 के बराबर। तो ये है इसकी फॉर्मूला बेटा, ये है इसकी इक्वेशन। आप इसी तरीके से ट्राई करिए और बहुत सारे सवाल पे, तो ये बहुत आसान हो जाता है जब आप इन पे प्रैक्टिस करते हो। और मैं अगले लेक्चर में आपको फिर से यही पढ़ाऊंगा, मैं इसके कॉन्स्टेंट्स दिखाऊंगा, उनको कैसे निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, आप इस पे प्रैक्टिस करना, मैंने ये इसलिए दिखाया क्योंकि सो दैट आपको बेटर तरीके से समझ आ जाए, आप हर एक फिजिकल, जो आप दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन ढूंढ पाए। समझ आ रही है बात? आज के लिए बेटा